हेलो एंड वेलकम टू फिजियो पोएट्री विद अलहाज सर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टैटिक एंड डायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट के बारे में। शोल्डर कॉम्प्लेक्स, एज वी ऑल नो, इट इज मेड अप ऑफ फोर जॉइंट्स: sternoclavicular joint, acromioclavicular joint, scapulothoracic joint and obviously the glenohumeral joint. इन जॉइंट्स के अंदर जो ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट है, इट हैज अ वेरी लेस congruency because the bigger size of a humeral head compared to the smaller size of a glenoid fossa. So क्या होता है कि यहां पे हमें मोबिलिटी तो बहुत ज्यादा मिलती है, बट स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. द बेसिक विल नो, वी ऑल नो द बेसिक्स. सो इससे क्या होता है कि व्हेन देयर इज मोर मोबिलिटी और स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, बट हमें कहीं ना कहीं तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना. So the God has created two systems, static and dynamic stabilization. Because या तो आप अगर आपका हाथ स्टेटिकली है तो कोई मैकेनिज्म लगना चाहिए जिससे आपका जो ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट है वो अपनी जगह पे बना रहे, और या तो जब आप मूवमेंट कर रहे हो एट दैट टाइम देयर शुड बी सम मैकेनिज्म जो इस चीज को यहाँ पे रोक के रखे. नाउ थिंक लाइक दिस. हम इस तरह से खड़े रहते हैं, हमारे हाथ साइड पे होते हैं. अब ग्रेविटी का कांस्टेंट पुल हमारे हाथों को एक नीचे की डायरेक्शन में खींच रहा है. एक कांस्टेंट फोर्स जो नीचे की डायरेक्शन में, जिसे हम हमारी टर्म में कॉर्डल ग्लाइड भी कहते हैं, कॉर्डल डायरेक्शन भी कहते हैं, तो एक कॉर्डली एक फोर्स लग रहा है जो हमारे आर्म को कांस्टेंट पुल कर रहा है. अब इसे स्टेबिलाईजेशन में रखने के लिए देयर शुड बी सम फोर्स वर्किंग अपोजिट टू द कॉर्डल फोर्स. इसलिए क्रेनियली या अपवर्ड कोई फोर्स लगता है. ऐसा माना जाता है कि इट कैन बी बिकॉज ऑफ एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन और अ पैसिव टेंशन ऑफ द मसल अराउंड द शोल्डर, है ना. जैसे डेल्टोइड है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप है, और ट्राइसेप इज देयर. सो इनके या तो एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन से या तो फिर पैसिव टेंशन से ये अपनी जगह पे शोल्डर जो ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट है, जो ह्यूमरस है, वो यहां पे बंधा हुआ है. लेकिन 1959 और 1969 की दो स्टडीज जहां पे मैकोनील एंड बेजनेट एंड देयर इज वन मोर पर्सन, I'll drop his name in the description. तो उन्होंने एक स्टडी की जिसपे यह साबित हुआ कि ये जो सारे मसल्स है इनकी एक्टिविटी जीरो होती है, which means the muscles are not at all working while the arm is statically set side. See how wonderful the Almighty have created us. कि अगर हम हाथ इस तरह से रख रहे हैं और अगर हमारे मसल्स में पैसिव टेंशन यूज हो रहा है या मसल वहां पे एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करके रख रहे हैं, तो हमारे हाथ थक जाएंगे, बाजू थक जाएंगे, तो लंबे समय तक हम हाथ इस तरह से नहीं रख सकते या फिर आराम से इस तरह वॉक नहीं कर पाते. सो नॉट ऑफ दिस मसल्स वर्क. तो फिर उसमें कौन सा चीजें काम कर रही है जो हमारे जो ह्यूमरस को, जो हमारे हाथ को नीचे जाने से रोकती है. सो दे आर बेसिकली फोर कंपोनेंट्स. तीन जो है वो पैसिव है, which make sure that our arm is at stable when it is static, when it is at side. ओके, जब हमारा आर्म साइड पे होता है तो देयर आर थ्री पैसिव मैकेनिज्म जो ये मेक श्योर करती है कि द आर्म स्टेज स्टेबल. ओके, कौन से ये तीन मैकेनिज्म है? लेट्स सी. द फर्स्ट वन एंड मे बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज रोटेटर इंटरवल कैप्सूल. तो रोटेटर इंटरवल कैप्सूल क्या होती है? इट इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स: सुपीरियर कैप्सूल, सुपीरियर ग्लूनोह्यूमरल लिगामेंट एंड कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट. तो हमारा जो कैप्सूल है शोल्डर जॉइंट के अबाव, उसमें सुपीरियर जो कैप्सूल है, दैट थिंग, जो सुपीरियर ग्लूनोह्यूमरल लिगामेंट है, जो हमारा ह्यूमरल हेड, वहां से जो ग्लेनोइड फोसा है, ग्लेनोइड कैविटी है, उसके ऊपर एक लिगामेंट बनता है, दैट इज अ ग्लूनोह्यूमरल लिगामेंट. तो ये लिगामेंट, वो कैप्सूल एंड द कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, कोई प्रोसेस से ह्यूमरस पे एक जो लिगामेंट आता है, ये तीन चीज दे आर मेड अप ऑफ they call rotator interval capsule. तो एक तो ये काम करती है हमारे ह्यूमरल हेड को रोके रखने के लिए. Now just imagine for a second, if the Almighty is taking a break and asking you to create a design of a human joint, and you have to duct tape and you have to set the ligaments over there. So imagine this is the humerus and this is the cavity. So you're putting it here. So obviously if you want to make it stable, you'll put a tape here, that is the ligament. You'll cover it here, that is the capsule.
So we'll make sure it is attached here, so it doesn't get dropped because of the caudal force, because of the force of gravity. Okay, so we will tape it here, we'll cover it here, so and the maximum tension will be upward. So what happened when our arms are at side, so the structures of this interval capsule, the superior capsule, superior glenohumeral ligament and coracohumeral ligament, they are taut, वो टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक inferior translation रोकते हैं. I have drawn a wonderful diagram here, and I'm praising myself because my students know how an architect person I am with drawing. So this is the scapula, this is the coracoid process, this is the acromion process, this is the coracoid process, and this is the humerus. This is the long head of bicep. This is the muscle of supraspinatus. Here is your medial, you can say capsule. We have cut the subscapularis muscle here. So this your rotator interval capsule. Okay, just let me show you. So the force, gravitational force acting in this direction. Okay, now this your rotator interval capsule force, it will be acting, it has to be act on opposite direction. Okay, so now what happened, the gravity is pulling the humerus downward, but this rotator interval capsule, it forces around this side, because see the structures are here, they are going to pull the humerus like this, so it going to appear like this kind of force. ग्रेविटी का फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये इस तरफ लग रहा है. आई हैव टॉट यू द वेक्टर्स. सो जो रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, विच विल मेक श्योर, जो अंदर की तरफ आ रहा है ना, इट विल मेक श्योर दैट द ह्यूमरस इज स्टक विद द ग्लूनोइड कैविटी, वो कहीं इधर उधर ना जाए. ओके, सो इट इज स्टक टुवर्ड्स दिस साइड, तो अंदर की तरफ ग्लूनोइड कैविटी पे एक तो रुके हुए रहेगा. सो इनका जो फोर्स है, जो पैसिव फोर्स लग रहा है रोटेटर इंटरवल कैप्सूल का, इट इज मेकिंग श्योर कि ह्यूमरस का इंफीरियर ग्लाइड भी ना चला जाए, ह्यूमरस नीचे की तरफ भी ना चला जाए, एज वेल एज वो अंदर की तरफ भी स्ट्रक रहे. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू विल राइट as a part of the static stabilization. It is rotator interval capsule, consist of again superior capsule, superior glenohumeral ligament and coracohumeral ligament. याद रखने का आसान तरीका है, ऊपर की तरफ से स्ट्रक्चर है जो उसको पकड़ के रख रहा है. ओके, सेकंड द कैप्सूल इटसेल्फ. तो जो ग्लenohumeral जॉइंट के आसपास की जो कैप्सूल है, वो कैप्सूल एकदम एयर टाइट होती है. इट इज कंप्लीटली एयर टाइट, इट इज सील पैक एकदम. तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर एकदम नेगेटिव इंट्रा आर्टिकुलर प्रेशर जनरेट होता है, क्रिएट होता है, कि अंदर कोई प्रेशर ही नहीं है, लेकिन नेगेटिव प्रेशर, इट विल क्रिएट अ वैक्यूम, एंड बिकॉज ऑफ दैट वैक्यूम द ग्लिनोइड कैविटी, द ह्यूमरस हेल विल बी स्टक विद दैट ग्लिनोइड कैविटी. वहां पे वैक्यूम की वजह से वहीं पे रुका हुआ रहेगा. कई बार हम सुनते हैं बिकॉज ऑफ सम रप्चर और सम टेयर इन द कैप्सूल, इसकी वजह से वो नेगेटिव इंट्राआर्टिकुलर प्रेशर हट जाता है, जिसकी वजह से इंफीरियर ट्रांसलेशन हो जाता है ह्यूमरस का. Okay, that's the second part. Second important thing, that is the capsule, and I'm not going deep into the structures, but as you all know, it has a rounded capsule जो थोड़े ऊपर की तरफ से टाइट होती है, नीचे से लूज होती है, and it will be taut when we do the abduction. The inferior capsule will get taut, so we don't go into the details. Sticking to the our today's topic, so capsule, it create a negative intra-articular pressure, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे वैक्यूम क्रिएट होता है, एंड वैक्यूम विल सक द ह्यूमरस इनटू द ग्लिनोइड कैविटी. एंड द थर्ड थिंग इज द डिग्री ऑफ ग्लिनोइड इंक्लिनेशन. सो सी द scapula, it is not, the glenoid cavity is not situated like this. Okay, it is slightly upward. वो थोड़ा सा ना ऐसे ऊपर की तरफ रहेगी ग्लिनोइड कैविटी, उसका इंक्लिनेशन रहेगा थोड़ा सा इस तरह से. अगर ऐसा रहेगा तो जो ह्यूमरस है इस तरीके से, वो तो नीचे गिर जाएगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा. सो बिकॉज ऑफ दैट बोनी ब्लॉक, इट इज स्टक ओवर देयर. सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज क्रिएटेड. सो द ग्लिनोइड कैविटी जो इस तरह से नहीं है, ग्लिनोइड फोसा का जो ओरिएंटेशन है इस तरह से नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा सा अपवर्ड टिल्टेड रहता है, जिससे एक बोनी ब्लॉक मिलता है जो ह्यूमरस को वहां पे रोके रखता है. So these are the three things which is passively helpful for keeping our arms at giving a static stabilization to the arms. अब अगर मान लो कि आपने हाथ में कोई भारी बक्सा पकड़ा है, कोई थैली पकड़ी है, मम्मी ने सामान लाने के लिए भेजा है, आप वो लेके आ रहे हो, the arms are at side but it is loaded, it has weight in it. Okay, so you are putting the arm like this. तो क्या होगा कि एक पॉइंट के बाद the passive structures won't hold it to it.
तो देयर यू नीड अ एक्टिव स्ट्रक्चर, एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कहां से आएगा? इट विल कम फ्रॉम सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस मसल, इसकी एक्टिविटी होगी। ओके, तो जब हमारे आर्म्स आर लोडेड एंड दे आर एट साइड, यू आर पुटिंग अ बकेट इन द मॉर्निंग, यू आर पुलिंग carrying a bucket in your hands. Okay, so at that time when your arm is statically over there, yes, some other muscles will also work, but majoritarily supraspinatus will also work. Okay, in this, so supraspinatus यहाँ का काम रहेगा कि एक static stabilization provide करने का. And when you see the geographical location of the supraspinatus, okay, it is situated like that कि if it will generate the force, the humeral head will also stuck into this side, वो अंदर की तरफ कंप्रेस भी होके रहेगा, दबके भी रहेगा, और ऊपर की तरफ भी इसका फोर्स लगेगा. सो दैट्स द स्टैटिक स्टेबिलाईजेशन ऑफ अ ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट. Now let's talk about the dynamic stabilization of glenohumeral joint. Okay, so before going to the dynamic stabilization, let me clear the concept of a vector to you. Now, as we all know, what is vector? It is a resultant force. जब कभी किसी ऑब्जेक्ट पे दो अलग अलग जगह से फोर्स लगते हैं तो एक रिजल्टेंट फोर्स जो बनता है उसे हम वेक्टर कहते हैं. वी मेंशन इट लाइक दैट. या तो फिर कभी अगर किसी एक पॉइंट पे फोर्स लग रहा है तो उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं. लेट मी एक्सप्लेन. Imagine if I am applying a force on this water bottle in this direction. So the simple thing is the force is in this direction, the bottle is moving in this direction. If I am applying force in this direction, so the bottle is moving in this direction. Now if I apply force into this direction, like if I am applying a force in this direction, actually the vector, the resultant final force is in this direction, but there are two components. The one force is acting on the superior side and one is acting on the lateral side. So to make it more clear, if there are two force on one object, one is in superior direction, another is in the lateral direction. Okay, so now the resultant force will be like this. We'll make a box connecting these 2 points, and this will be the direction of the resultant force coming from these two vectors. We'll name it F x, F y, and this will be our F force जो हमारा एक फाइनल डायरेक्शन में लगेगा. अगर फोर्स ये ज्यादा है ये कम है तो ज्यादातर वर्टिकल लिफ्ट करेगा रिजल्टेंट फोर्स. अगर Fy component ज्यादा है it will go more on lateral side. This we all know. Now applying this vector phenomena into the dynamic stabilization. So first we will know कि what are the structures which are helping our glenohumeral joint to get stabilization in dynamic, in motion. कौन कौन से ऐसे structures है? तो first it is obviously the deltoid, the prime movers which we say. Then the rotator cuff, your teres minor, infraspinatus, subscapularis, as well as the third supraspinatus. And the fourth one here, it will be long head of bicep brachii. So let's go for it without further ado. So first we'll talk about the deltoid. Deltoid muscle किस तरीके से हमारे ह्यूमरस को, हमारे ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट को स्टेबिलाइजेशन रखने में मदद करता है. How the force is acting on it, that we will learn in this. So deltoid की जो डायरेक्शन है, deltoid की जो सिचुएशन है, it is situated like this here. Now जो deltoid का जो resultant force है, it is coming in this direction. Let me show you that. The resultant force from the deltoid is coming like this. Okay, कुछ इस तरीके का resultant force deltoid का लगता है. When we contract the deltoid, the resultant force is into this direction. इसे हम कहेंगे FD. Okay, so now if this is the resultant force, तो उसके लिए दो फोर्स और लगते होंगे. One will be a vertical force like this, इसे हम Fx कह देंगे, and one will be a perpendicular like this, इसे हम Fy कह देंगे. Like this,
जो डेल्टोइड का जो फोर्स ऑफ डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, इट इज गोइंग मोर अपवर्ड विच इज प्रोड्यूसिंग अ टू कंपोनेंट लाइक एफ एक्स एंड एफ वाई। तो इन शॉर्ट डेल्टोइड मसल्स जो है वो जो अपना फोर्स लगाता है उसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमरस पे दो तरह के फोर्सेस आते हैं। एक तो हमारा एक रिजल्टेंट फोर्स अगर ये एफ डी है तो उसकी वजह से एफ एक्स कंपोनेंट एक मिलेगा हमें एंड एफ वाई कंपोनेंट मिलेगा। एंड एज यू कैन सी द एफ एक्स कंपोनेंट इज मोर larger, more bigger with a magnitude than fy component. जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना वो एरो बड़ा होगा, that we all know. ओके, सो fx कंपोनेंट यहाँ पे ज्यादा है, इसकी वजह से क्या होगा कि एक वर्टिकल, एक सुपीरियर ग्लाइड जो होगी वो ह्यूमरस को ज्यादा मिलेगी। जैसे जब जब हम डेल्टोइड को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे when we are doing an elevation, whether it is anterior fiber of a deltoid doing a flexion, whether it is the middle fiber of a deltoid doing abduction, तो जो भी ये एलिवेशन की जो मूवमेंट है, जब ये मूवमेंट होगी तो जो फाइनल कंपोनेंट होगा एफ डी, उसकी वजह से क्या होगा कि जो अपवर्ड फोर्स इस तरह से है तो एक सुपीरियर ट्रांसलेशन वाला जो फोर्स है वो वेक्टर है वो ज्यादा लगेगा, विच विल हेल्प द ह्यूमरस टू गो मोर ऑफ अपवर्ड। ओके, सो वी आर मूविंग द हैंड, तो ज्यादा वर्टिकल फोर्स ज्यादा होना चाहिए ताकि हमारा आर्म जो है, हमारा जो ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट वो स्टेबलाइज रहे, वो नीचे ना गिर जाए। Okay, because of any force or other things. So the FD component helps, जहां पे FX component आपका ज्यादा है, इसकी वजह से एक vertical force ज्यादा मिलेगा compared to this rotatory component which is FY जो abduction करवाता है, ये कम है। Okay, now आप ये सोचोगे कि भाई डेल्टोइड का तो काम है abduction करवाना, अगर FY component कम होगा, rotatory component कम होगा तो abduction कैसे होगा? But here we have to keep one thing in mind that the movement is more important than destabilizing the joint. Okay, so एक vertical component आ जाएगा जिससे जब हम मूवमेंट कर रहे हैं जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसको रोका जा सके। So fx component is more. Now इसका एक नुकसान भी है, अगर fx component ज्यादा होगा तो ऐसा होगा कि जो हमारा जो ह्यूमरस है वो ऊपर जाके जो कोरेकोएक्रोमियल जो आर्च है, ठीक है, वहां पे ब्लॉक करे, वहां पे रिस्ट्रिक्ट करे मोशन को, हम पूरी तरीके से अच्छे से मूवमेंट ना कर पाए, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो ज्यादा है, सुपीरियर फोर्स ज्यादा लगेगा, तो देयर शुड बी सम फोर्स अपोजिंग टू दिस वर्टिकल कंपोनेंट, अपोजिंग टू दिस वर्टिकल फोर्स। तो वहां पे आते हैं आपके रोटेटर कफ मसल्स। सो इसमें हमने समझ लिया कि किस तरीके से एक वर्टिकल फोर्स ज्यादा है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ डायरेक्शन, कुछ इस तरीके से है, इस वजह से वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा लग रहा है। अब इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारे जो रोटेटर कफ मसल्स है दे विल कम इनटू द प्ले। नाउ रोटेटर कफ मसल्स एज वी ऑल नो दे आर फोर, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सबस्कैपुलारिस। हम यहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस के बारे में बाद में बात करेंगे। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द थ्री, सबस्कैपुलारिस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर, बिकॉज उनका जो फोर्स ऑफ डायरेक्शन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट एक तरीके से है। सो लेट मी शो इट हियर। जो इंफ्रास्पाइनेटस है, टेरिस माइनर है, उनका जो फोर्स ऑफ डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, पीछे की तरफ। एज यू कैन सी देयर इज मोर मसल मास लाइक दिस, तो उनका स्ट्रक्चर इस तरह से है, दे आर गिविंग दिस काइंड ऑफ अ फोर्स। इसे हम कहेंगे फोर्स ऑफ इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर, कुछ इस तरीके से, विच विल गिव अस अगेन a resultant force in like this direction। इसको हम थोड़ा सा लेंथी कर देंगे। एक फोर्स कंपोनेंट हमें नीचे की तरफ मिलेगा, इसे हम कहेंगे Fx, और एक फोर्स कंपोनेंट हमें इस तरफ मिलेगा। देखो ये वाला फोर्स कंपोनेंट थोड़ा बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा क्योंकि फोर्स ऑफ डायरेक्शन इस तरफ है, इस फोर्स को हम करेंगे Fy। तो यहां पे दो चीजें हैं, देखो Fy कंपोनेंट एंड Fx कंपोनेंट, रिजल्टेंट फोर्स बना ना इसका, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स मसल्स का इंफ्रास्पाइनेटस टेरिस माइनर का जो पुल होगा ह्यूमरस पे वो पीछे की तरफ से होगा। ओके, इमेजिन दिस इज द ह्यूमरस और ये ह्यूमरस है। ओके, ये आगे का पार्ट है एंटीरियर व्यू, दिस इज द पोस्टीरियर व्यू। पीछे से इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर विल पुल इन दिस डायरेक्शन। ओके, सो द रिजल्टेंट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो उसकी वजह से एक Fy कंपोनेंट उसके y एक्सिस पे रहेगा, एक Fx कंपोनेंट इस तरह से नीचे रहेगा। First, let's talk about the Fy component. As you can see, the Fy component has a larger magnitude. तो ये अंदर की तरफ फोर्स ज्यादा लगाएगा,
बेसिक बात है कि ह्यूमरस को अंदर की तरफ ग्लूनोह्यूमरल को रोक के रखेगा, इट विल कंप्रेस द ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट। तो एक इसकी वजह से कंप्रेशन फोर्स लगेगा। नाउ सेम थिंग विद द सबस्कैपुलारिस, सबस्कैपुलारिस आगे होगा, ओके, सबस्कैपुलारिस आगे होगा, आपका जो इंफ्रास्पाइनटस टेरिस माइनर है वो पीछे की तरफ रहेंगे। सी दिस इज द ह्यूमरस, this is the infraspinatus and teres minor force, this is the subscapularis force। तो वो इस तरह से फोर्स लगा, it will compress the humerus inside the glenoid cavity, glenoid fossa जो glenohumeral joint है उसको इस तरह से compress करके रखेंगे, it is pushing in that direction, the force is acting on that direction। now other thing, जो fx component है of this rotator cuff muscle, ये fx component क्या करेगा, इसका जो वर्टिकल जो जा रहा था, वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा हो रहा था, एक खतरा था कि भाई हमारा जो ह्यूमरस है वो ऊपर जाके कोइकोएक्रोमियल आर्च में ना भिड़ जाए, ना वहां पे रिस्ट्रिक्ट करे मोशन को, तो उसको संभाले रखने के लिए, उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए नीचे से ये जो है फोर्स ये एक्ट करेगा। ओके, सी इन डायनेमिक स्टेबिलाईजेशन बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं कि जो फोर्स लग रहा है, हमें वेक्टर को समझना है, जो एक फोर्स ऑफ डायरेक्शन मसल का ऑलरेडी लग रहा है, उसके बेसिस पे हम उसको टू डायमेंशन देख के उसके दो कंपोनेंट निकालते हैं, कौन सा फोर्स ज्यादा लग रहा है, क्यों वो फोर्स ज्यादा लग रहा है, उसे काउंटर बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स कौन से दूसरे मसल काम कर रहे हैं, दैट इज द होल थिंग अबाउट दिस डायनेमिक स्टेबिलाईजेशन। सो यस, जो डेल्टोइड में एफ एक्स कंपोनेंट ज्यादा हो रहा था, वर्टिकल सुपीरियर ट्रांसलेशन होने के चांसेस ज्यादा हो रहे थे, उसे ये जो आपके रोटेटर कफ मसल्स है वो उसे कम कर देंगे, इक्विलिब्रियम में ले आएंगे, दे विल काउंटर बैलेंस दैट फोर्स। ओके, तो बोथ विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, जिसकी वजह से हमारा जो ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट है वो एक जगह पे स्टिक रहे, एक जगह पे वो मूवमेंट कर पाए, मूवमेंट के टाइम भी बहुत स्मूथ मूवमेंट हो, uneven forces ना हो। That's how the brain will command the muscles, that's how the muscles will do the work। ओके, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है सबस्कैपुलारिस द इंफ्रास्पाइनटस एंड टेरिस माइनर का। ये मसल क्या करता है व्हेन वी आर एलिवेटिंग द आर्म, ओके, तो एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि जो ग्रेटर ट्यूबरकल होगा वो रिस्ट्रिक्ट करेगा मोशन, इट विल ब्लॉक द मूवमेंट। तो ये क्या करते हैं, इंफ्रास्पाइनटस एंड टेरिस माइनर, दे विल लिटरली रोटेट द आर्म, so we can do easily the abduction, they will literally rotate the arm during this motion। This is also one of the great help of the infraspinatus as well as teres minor। So yes, that's deltoid and the rotator cuff for you। Here we have talked about the infraspinatus, teres minor and the subscapularis। Subscapularis also, they will hold the humerus into the position with their force of direction, the direction of the force which is applied। So yeah, infraspinatus will be acting and teres minor will be acting like this, subscapularis will be in front acting in this direction, दोनों तरफ से ह्यूमरस को पकड़ के रखेंगे, कंप्रेस करके रखेंगे। Now moving forward to one of the most important muscles of shoulder complex, that is supraspinatus। Now about the supraspinatus it is the location of supraspinatus। One thing I forgot to mention earlier कि सुप्रास्पाइनटस का जो अटैचमेंट है वो इंटरवल कैप्सूल के साथ है, इट इज अटैच विथ अ रोटेटरी इंटरवल कैप्सूल, तो वहां से भी एक स्टेबिलाईजेशन दे रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फोर्स ऑफ डायरेक्शन विच सुप्रास्पाइनटस विल प्रोड्यूस। सो सुप्रास्पाइनटस में कैसा होगा, लेट मी शो। जो फोर्स ऑफ डायरेक्शन होगा वो ज्यादातर इस तरफ रहेगा, ओके, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो आपका इस तरफ आएगा, उसका जो एफ वाई कंपोनेंट होगा वो इस तरफ रहेगा, थोड़ा सा जो एफ एक्स कंपोनेंट होगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। दिस इज द फाइनल फोर्स ऑफ सुप्रास्पाइनटस, ये कंपोनेंट इस तरफ फोर्स लगाएंगे, मतलब मसल की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, कोई रिजल्टेंट फोर्स उस तरफ लगेगा, दिस विल बी द एफ वाई कंपोनेंट। ओके, so supraspinatus mainly responsible for the initial abduction as we all know, because यहां पे क्या होगा, इनिशियल अबडक्शन करने में सुप्रास्पाइनटस का रोल बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके, सो सुप्रास्पाइनटस गिविंग अ रिजल्टेंट फोर्स इन एफ एस इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा सुप्रास्पाइनटस कमिंग फ्रॉम द सुपीरियर, रिजल्टेंट फोर्स वो लगाएंगे वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, जिसके दो कंपोनेंट होंगे, एफ एक्स कंपोनेंट एंड एफ वाई कंपोनेंट।
same fx component will be responsible for the rotation of the humerus, तो abduction करवाएंगे and this will be more of a stabilizing. तो उसकी जो geographical location है हमारी बॉडी में, anatomical location, उसकी वजह से क्या होगा कि ह्यूमरस को अच्छे से होल्ड करके रखेगा एज वेल एज अबडक्शन, इनिशियल अबडक्शन में डेल्टोइड को हेल्प करेगा, बिकॉज डेल्टोइड के मसल्स का जो डायरेक्शन है वो जो पुल लगा रहे हैं इट विल गिव मोर ऑफ अ सुपीरियर कंपेयर टू द अबडक्शन रोटेटरी, और सुप्रास्पाइनस क्या करेगा, उसको काउंटर करके ज्यादा अबडक्शन दे देगा इनिशियली। उसके बाद तो क्या है, देखो डेल्टोइड अपने पोजीशन पे आ गया, फिर यहां तो डेल्टोइड आराम से मूव कर सकता है, द फाइबर इज इन दैट डायरेक्शन कि वो इजीली पुल करके एलिवेट कर सकते हैं आर्म को। सो अगेन सुप्रास्पाइनस, इनका फोर्स ऑफ डायरेक्शन इस तरफ रहेगा, it will give us two component fy जो ये ज्यादा है, it will give more of a compressive force, and this fx component which will give a superior translatory force. Now this fx component is small, so now the gravity will come and the gravity will actually synergist with it will counterbalance it and it will make it इक्वल, लाइक ग्रेविटी का फोर्स नीचे लगेगा, ये फोर्स ऊपर लग रहा है थोड़ा सा, तो एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में ले आएंगे एंड इट विल द ह्यूमरस, द ग्लूइड कैविटी एंड द होल जॉइंट विल बी इन बैलेंस, इट विल बी स्टेबलाइज. सो दैट्स द रोल ऑफ सुप्रास्पाइनेटस. देन अनदर थिंग, जब कभी भी सुप्रास्पाइनेटस मसल्स का पैरालिसिस हो जाता है, सो हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस मसल इज, if the supraspinatus muscle is got paralyzed, so in that time what happened, the inferior translation of the humerus will happen. Humerus inferior translate होने लगता है, we see in stroke patient. That's why it is very important muscle, the supraspinatus. It will hold the humerus into the position as well as statically be or dynamically be. Going for the next, the long head of bicep brachii. Now another, long head of bicep brachii, it is crossing the humeral joint, attaching at the superior part of the labrum. So इसका जो structure है, it is connected with some very important structures. So it will pass between the greater and lesser tubercle, between the groove, bicipital groove, and then it is attached at a transverse humeral ligament. एक humeral ligament होता है यहाँ पे, वहां पे वो attach होता है. Going in between from the subscapularis as well as supraspinatus, इन दोनों के बीच में से वो जाके superior जो glenohumeral जो glenoid labrum है वहां पे वो attach होता है. So the anatomical position of long head of bicep is also important to stabilize the glenohumeral joint. अब कैसे ये काम करता है? पहला काम तो ये कि हम abduction करते हैं with the help of deltoid. मान लो डेल्टोइड नहीं काम कर रहा, आप आर्म को लेटरली रोटेट करके लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप की मदद से भी अबडक्शन कर सकते हो. वन थिंग. ओके, सेकंड थिंग, इफ यू आर होल्डिंग अ हैवी थिंग इन योर हैंड, एंड आफ्टर दिस लेक्चर आई वांट यू टू ट्राई दिस सो यू कैन नो द रोल ऑफ this long head of bicep. If you are holding a heavy thing, let me grab one for you. Okay, so I'm holding this heavy bag of mine. So now what happened? My arm has to be totally, the elbow has to be extended and I'm holding this. Now the whole force is on the shoulder, on my long head of bicep. So if I'm holding it like this, okay, so अभी क्या होगा, long head of bicep पे सबसे ज्यादा force आएगा. Long head of bicep is trying to hold the humerus against this force. जब भी कोई फोर्स एंटीरियरली या सुपीरियरली आता है टू डिस्टेबिलाइज द ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट, तो उसे काउंटर बैलेंस करने के लिए टू होल्ड अ लोड ऑन अ एक्सटेंडेड आर्म, द एल्बो पोजीशन विल डिपेंडेड ऑन दिस. सो अगर एल्बो फ्लेक्स है तो द फोर्स इज ऑन द बाइसेप, शॉर्ट हेड एज वेल एज लॉन्ग हेड. बट इफ आई एम डूइंग विद एक्सटेंडेड, ओके, अगर हम कोई पार्ट इस तरह से होल्ड करते हैं, द फोर्स इज ऑन, यू कैन फील दैट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सुपीरियर पार्ट ऑफ द humerus that is nowhere but at your long head of bicep. Do give a try. Yeah, I can feel that. Okay, so that's the role of long head of bicep because of its structure. वो उस तरीके से वहां पे एक तो lateral rotator के abduction में help करेगा as well as if we are holding some heavy thing, तो वो वहां पे ग्लेनोह्यूमरल का जो ट्रांसलेशन है, जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पे कोई स्टेबलाइजिंग फोर्स नहीं होगा, with the help of the transverse humeral ligament and its attachment with the rotator interval capsule, अगर वो यहाँ पे कनेक्टेड नहीं होगा, अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं होता, तो ह्यूमरस जो है वो कुछ
जैसे फोर्स लगता इस तरफ, अगर यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर कनेक्टेड नहीं है तो ये इस तरह से डिसलोकेट हो सकता था। तो ऐसा ना हो रहा है बिकॉज ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप। I hope you understand. Let me summarize this for you. Dynamic stabilization done by the deltoid because of the force, the final force. There is more of a Fx force जो vertical ज़्यादा लगता है, superior translation ज़्यादा करवाता है, holding the humerus into the position. Now to counterbalance that कि भाई आपका great tubercle जो है वो ऊपर coracoacromial arch में ना लग जाए, it will be counterbalanced by the ITS of the rotator cuff muscle, infraspinatus, teres minor and subscapularis वो downward force लगाएंगे, it will compress the humerus as well as the Fx component will counterbalance the Fx component of the deltoid. Then the supraspinatus, because of its location, it will provide the initial abduction as well as more of a compression force. The long head of bicep, as I have said, it will help to do the abduction with a laterally arm rotated, as well as if you are holding a heavy object on the hand, it will prevent the dislocation of the glenohumeral joint, as well as it is connected with the transhumeral ligament as well as the rotator interval capsule. It provides more stability towards the glenohumeral joint.